हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे और इसी चैप्टर की कवरिंग में इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 3 वीडियो रहेगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, समझा थोड़ा सा बहुत मतलब बेसिक था एग्जाम्पल के साथ, जिसकी वजह से ये पार्ट 3 वीडियो बनने की नौबत आ गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में हमने समझा होगा, उससे समझा है तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैप्टर समझ में आना चाहिए, पार्ट्स चाहे 2 में हो चाहे 4 में बन जाए, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो था 2 जगहों के बारे में पढ़ा था। एक लद्दाख की रीजन के बारे में हमने पढ़ लिया था, एक लद्दाख के बारे में पढ़ लिया था, और दूसरा हमने केरला के रीजन के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ के जोग्राफिकल, वहाँ के हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में हमने समझ लिया था और डाइवर्सिटी को समझने की हमने कोशिश करी थी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम केरला के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ के ये हमने जो ओनम फेस्टिवल है हमने इसको देख लिया था, इनकी जो बोट रेस था हमने यहाँ तक इसको हमने कवर अप कर लिया था। तो आगे हम देख लेते हैं कि लद्दाख और केरला को हमने जो पढ़ लिया था ना, तो अब आगे इसकी थोड़ी सी समराइज फॉर्म बताई गई है कि केरल और लद्दाख के बारे में हमने जो भी ऑब्जर्वेशन अब तक की हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइल लद्दाख और केरला are quite indifferent of their geographical feature, the history of both regions has seen similar cultural influences। यानी कि दोनों ही रीजन जो हैं, केरला के और लद्दाख, जो दोनों ही रीजन है, इनका यहाँ का जो जोग्राफिकल फीचर है वो अपने आप में ही जो है वह अलग है, लेकिन जो इनकी जो हिस्ट्री है दोनों ही रीजन की, कुछ हद तक वहाँ पर जो है वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सिमिलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही रीजन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे चाइनीज़ के द्वारा, अरब ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आए थे, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पीछे, जो केरला में आए थे इब्ने बतूता, जिन्होंने ट्रैवलॉग लिखी थी और वहाँ के एक कम्युनिटी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, उसको हमने पढ़ा था। इवन उसके बाद चाइनीज़ यहाँ पर जो आए थे, जो मसालों की ट्रेड हुई थी यहाँ से, जो हमें कार्डेमम्स, जो यहाँ पर यहाँ की जो क्लोव्स थी, यहाँ की जो पेपर थी, उनकी ट्रेडिंग की हमने बात करी थी यहाँ पर। लद्दाख में भी हमारा ऐसा ही कुछ रीजन था, वहाँ पे भी अरब ट्रेडर्स थे, वहाँ पर भी कुछ चाइनीज़ ट्रेडर्स थे, वो रीजन वहाँ पर कुछ हद तक वो रीजन इन्फ्लुएंस हुआ था। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ द केरला की ये जोग्राफ़ी है जो अलाउ करती है यहाँ पर कि कल्टीवेशन होती है, कुछ स्पेशल टाइप के स्पेशीज़ वहाँ पर आपको मसाले देखने को मिलेंगे। स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन जो लद्दाख की है, और उसके वहाँ पर वूल आपको देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पर आपको ऊन मिलेंगे, यानी कि पश्मीना वूल आपको मिलेंगे उस रीजन में, और उसकी ट्रेडिंग आपको दिखेगी कि उस रीजन में उस चीज़ की ट्रेडिंग होती है। इसकी जो थी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी थी वो काफ़ी हद तक ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, उस रीजन की कल्चरल लाइफ में वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसमें पढ़ लिया। आगे कह रहे हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly becomes part of the new place we are in। जो हमारे द इन्फ्लुएंस, जो एक इन्फ्लुएंस है जो डाइवर्स कल्चर का, वो हमारे पास्ट का कोई मेनली हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है वो हमारी निर्भर करती है जगह से जगह पर, कि हम जगह से जगह जाते हैं काम की तलाश में, और उसी के साथ साथ जो है वो कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस भी हमारे साथ में ही मूव कर जाते हैं। हमारी वे ऑफ लाइफ भी जो होती है वो उस नए एरिया का पार्ट बन जाती है। हम उस नए एरिया को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ की हम सिचुएशंस को, वहाँ की कंडीशंस को जो है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड में भी अगर हम देखें तो वी लिव क्लोजली टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। अब आप अपने आसपास के पड़ोस में ही देख लीजिए, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, उनकी वो अलग कम्युनिटी से आते होंगे, उनका एक अलग लाइफ स्टाइल होगा, उनकी अलग वे ऑफ लाइफ होगी, उनका एक अपना खुद का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। ठीक है, हमारे पड़ोस में भी हमको ऐसा ही कुछ नज़र आएगा। ठीक है, हमको बहुत से अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ्स है आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर। हमारी जो डेली लाइफ है वो एक ऐसा ही हिस्सा है जिसमें हम जो है वो चीज़ों को जो है वो साथ में मिलके करते हैं। हम अलग अलग हैं हालांकि,
लेकिन हम इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं और हम साथ में जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो मिलके करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात ये है कि अगर कहें कि कोई त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे पड़ोस में हो सकता है भाई वो उस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करता हो, लेकिन वो फिर भी हमारी खुशी में शामिल होता है, क्योंकि वो एक डाइवर्स है, डाइवर्सिटी उसके पास है, उसका अपना खुद का एक अलग डाइवर्स लिविंग है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ मिलता है, हमारे साथ घुल मिलता है, हमारे साथ उसकी मुलाकातें होती हैं, हम बातचीत करते हैं, हम उसको समझते हैं, वो हमारे दुख दर्द में शामिल होता है, हम उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो हम मिल के वो चीज़ें करते हैं। एंड स्टोरीज़ भी हम सुनते हैं कभी कभार किसी की, एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हम उनकी ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स को भी जो है वो हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा है और ऐसा क्या है, फैक्ट क्या है। कुछ वो अपने इंसिडेंट्स बताते हैं, कुछ हम अपने इंसिडेंट्स बताते हैं, कि कुछ अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने त्योहारों के बारे में बताते हैं कि भाई ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कभी हम लोग अपने त्यौहार को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि हालांकि हम हैं तो अलग, हम हैं तो डाइवर्स, हम मानते कई चीज़ों को अलग अलग है, हमारे बिलीव्स अलग अलग हैं, हमारा कल्चर अलग अलग है, हम अलग अलग आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम के साथ में नहीं रह रहे हैं, हम साथ में रह रहे हैं। हम अपनी क्लास में अगर देखेंगे, हम साथ में पढ़ रहे हैं, हम साथ में खेल रहे हैं, इवन हम लोग साथ में जो है वो लंच भी शेयर करते हैं अक्सर हम क्लासेस में अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वहीं से एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि हमारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम में एक यूनिटी है, हम में एक एकता है। हम हैं तो विविध विविध प्रकार के लोग, लेकिन हम में फिर भी जो है वो एक एकता है, एक यूनिटी है। तो हम अगर डाइवर्सिटी होने के बाद अगर हमसे कोई ये कहे कि ये तो सब अलग अलग हैं, तो उससे हमारी पावर कम नहीं हो रही है, बल्कि हमारी ये एकता है कि हम लोग इतने अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं। तो ये हमारी एक पावर है, हमारी हमारी एक यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आज लिखा हुआ है कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी को जो है वो हमेशा से जो है वो एक स्ट्रेंथ के रूप में देखा गया है। भिन्न भिन्न हैं हम, लेकिन हम लोग एक साथ मिल के खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो वुमेन्स, मैन, अलग अलग डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस के, रीजनल बैकग्राउंड के, ये साथ में आए और इन्होंने ब्रिटिश रूल को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ये सब ने मिल के ही तो किया। अगर हम लोग अलग अलग ही अपने अपने ढिंढोरे पीटते रहते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? नहीं हो पाते। हम सब साथ में मिल के आए, साथ में हमने यूनिटी दिखाई और ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म कर दिया। इंडिया के ऐसे बहुत से फ्रीडम मूवमेंट्स जिसमें हज़ारों लोग जो थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड के थे, साथ में इन्होंने काम किया और जॉइंट एक्शन के साथ जो है वो साथ में कभी कभार ये जेल भी गए। इन्होंने अलग अलग तरीके भी निकाले कि जिस तरीके से ब्रिटिश को अपोज करा जाए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, गांधी जी का बनाया हुआ था। ठीक है, ऐसे न जाने कितने मूवमेंट्स हुए इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए। तो इन सब में जो थे वो सब लोग मिल के आए, आगे बढ़े और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। हालांकि ब्रिटिश की भी कोशिश थी कि ये लोग तो अलग अलग हैं, कोई हिंदू में है, कोई मुस्लिम में है, कोई सिख है, कोई जो है वो आदिवासी क्षेत्र का है, कोई ये दलित समाज का है, कोई कैसा है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया। हम अक्सर कहते हैं कि जो रूल था ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का, वो था डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने यह पैतरा अपनाया था डिवाइड एंड रूल का, लेकिन उसके बाद भी क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि ब्रिटिशर्स को जो है वो इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, एंड कोशिश रही उनकी कि डिवाइड एंड रूल करके हम इंडिया पर राज करें, बट पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन फिर भी इंडियंस ने दिखाया कि हम लोग हैं डिफरेंट, लेकिन हम लोग यूनाइटेड हैं ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हम लोग सब एकजुट हैं,
हालांकि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसी सिलसिले में यहाँ पर जो है वो एक कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। लिखा, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड अ टीयर फॉर यस, द हंटर हैज़ torn away every single flower, do plant a flower in a desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, oh friend. तो जो भी इंसिडेंट हुए हैं ना, जो भी ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इंसिडेंट हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन करा गया है। कुछ बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है वो एट्रोसिटीज़ हुआ करती थी, जुल्म हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हम लोगों पर करा करते थे। तो उन चीज़ों को याद करा गया कि ये फॉर द डेज ऑफ ब्लड थे, खून बहा करता था खूब उस टाइम पे। ठीक है, और लोग हमको टॉर्चर करा करते थे। और जो एक जलियांवाला मैस्केयर था, बहुत ही एक ब्रूटल मैस्केयर था, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ा करते हैं, जानते हैं, जनरल डायर का। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करके कुछ लाइंस लिखी गई हैं। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, सम रॉट इन जेल्स वाइल अदर लाइज इन देयर ग्रेव्स, डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड। तो ये सब बातें, ये लाइंस जो भी उस टाइम के एक्सपीरियंस थे, उनको इन लाइंस में एक्सप्लेन करा गया है। ये इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के द्वारा लिखी गई लाइंस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई हैं, अच्छी लगी हैं, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रही हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर इन अमृतसर, इन विच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वुंडिंग इवन मोर। तो ये जो ऊपर हमने अभी लाइंस पढ़ी हुई हैं, ये जो सॉन्ग है, ये जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उस पर लिखी हुई कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में, तो उसके बाद ये कुछ कहानी, उसके बाद ये गाना लिखा हुआ है, जिसमें जलियांवाला बाग में, जिसमें ब्रिटिश जनरल ने जो था वो पूरा एकदम अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी, जिसमें बहुत से निहत्थे और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को जो है वो मार दिया। कुछ लोग घायल हो गए और बहुत से लोग मारे गए। इसमें आदमी थे, औरतें थी, हिंदू सिख्स बेसिकली ज़्यादा थे, एंड मुस्लिम्स भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। ये सब इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज़ था, ब्रिटिशर्स था, उसने जो थी फायरिंग करा दी थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये जो सॉन्ग जो है वो कंपोज हुआ था और इसको गाया गया था टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, यानी उन लोगों की मेमोरी में, उन लोगों को सम्मान देने के लिए ये सॉन्ग जो है वो गाया गया था। आगे इस कह रहे हैं कि जो सॉन्ग और सिम्बल्स हैं that emerged during the freedom struggle serve as the constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। तो जो ये गीत हैं, जो संगीत हैं, जो सिम्बल्स हैं, ये इमर्ज हुए हैं एज अ फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पर। उस टाइम पे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रही थी उसमें ये इमर्ज हुए हैं, जो ये दिखाते हैं कि जो एक ये हमेशा हमें कांस्टेंट रिमाइंडर याद दिलाते हैं जो कंट्री का एक रिच ट्रेडिशन था, कि हमारी डाइवर्सिटी को हम अपनी रेस्पेक्ट देते हैं, हम अपनी विविधता को जो है वो इज़्ज़त देते हैं। ठीक है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग की जो स्टोरी है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? एक सवाल है कि इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर, यानी कि नेशनल फ्लैग जो हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, इसको एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट के तौर पर यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेशनल फ्लैग होइस्ट करा गया है रेड फोर्ट पर। पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जो है वो ये स्पीच दे रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पर। इन हिज बुक, किसकी बुक में? हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री रह चुके हैं चाचा नेहरू जी, उनकी एक किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो से करा है कि दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ये इंडियन यूनिटी यानी इंडिया में जो एकता है ये किसी बाहर से इम्पोज नहीं हुई है, बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड।
द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड। तो ये कह रहे हैं ये बाहर से नहीं आए ये कोई भी यूनिटी, लेकिन ये हमारे एक अंदर की एक आग है, एक अंदर के हमारे जो हमारी एक इनर फील है, डीप सेंसेस हैं हमारे, उसका ये है जो हमारी ये बिलीफ और हमारे जो कस्टम्स जो हमने प्रैक्टिस करे हैं अपने अब तक, जो हमने एक्नॉलेज किए हैं और जो इवन एनकरेज भी करे जाते हैं, उनकी प्रशंसा करी जाती है। ठीक है, ये सब वहाँ से उसका नतीजा है कि हम इतने होने के बावजूद भी जो है वो एक हैं। ये नेहरू जी ने कहा था कि इट वॉज नेहरू, वो नेहरू ही थे जिन्होंने एक फ्रेज़ दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रेज़, जिसको हम भी पढ़ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये एक फ्रेज़ है जो कि चाचा नेहरू जी ने दिया था हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। एक बॉक्स दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो कंपोज किया था। ये भी एक एक्सप्रेशन था यूनिटी ऑफ इंडिया का, क्योंकि आप नेशनल एंथम में सुनेंगे तो आप ध्यान से जब उसे पढ़ेंगे तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है, हम जब भी नेशनल एंथम गाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का जो है वो मेंशन किया गया है। पंजाब, सिंध और डिफरेंट जो भी एरियाज़ हैं उनको इस तरीके से यूनिफाई करके दिखाया गया है। तो इन व्हाट वेज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, मैंने आपको जवाब पहले ही दे दिया है, सवाल के आने से पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी डाइवर्सिटी को हमने अब तक इस चैप्टर में समझा। 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को समझा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा ये, और उम्मीद करता हूँ आपको भी इसमें इतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना मुझे इंटरेस्ट आया आपको पढ़ाने में। तो अब हम जल्दी जो है वो इस वीडियो को एंड कर देते हैं और सेकंड चैप्टर के साथ मैं जल्दी मिलूँगा, आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक उसमें मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए आप इसकी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ हम इस वीडियो